ओके वेलकम स्टूडेंट। ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। पहला जो पेपर था आपका 3 सेट आते हैं तो सेट नंबर 1 है। चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते और पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अ बैटरी सप्लाई 0.9 एम्पियर करंट थ्रू अ 2 ohm resistor and 0.3 एम्पियर करंट थ्रू 7 ohm resistor when connected one by one the internal resistance of the battery is। बेटा आप सभी को पता है कि जब भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं I=E/R+R। जब कैपिटल आर चेंज होता है तो स्मॉल ये आई भी चेंज होता है और कैपिटल आर आपका सेम रहेगा तो आई सेम रहेगा। सेल सेम है इसलिए ई और आर आपका सेम रहेगा। तो इसने कहा है कि जब कैपिटल आर 2 ओम था तो आई था 0.9 एम्पियर और जब कैपिटल आर 7 ओम था तो करंट था 0.3 एम्पियर। तो आप इसको यूज करके दो इक्वेशंस बना लें इस तरीके से। देखिए मैंने आपके लिए इक्वेशन बनाया है। 0.9 एम्पियर था जब 2 ओम का रेजिस्टेंस था, 0.3 था जब 7 ओम का रेजिस्टेंस था। दो इक्वेशन बन गई, दोनों की रेशियो ले लो। रेशियो लेने के बाद ये जो फैक्टर कटते हैं काट लीजिए। 0.9 को 0.3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप देखोगे स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 ओम आ जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5 ओम। डी इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मास एंड चार्ज were 2m and q/2 respectively, then radius of the path would be। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है R=mv/bq। इसका मतलब है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q है। जब मास m और चार्ज q था तो रेडियस था कैपिटल R। अब बदल के ये 2m हो गया, ये q/2 हो गया। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है आपकी बदल गई है। तो जो नया रेडियस आएगा आपका R डैश वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई q/2। तो ये 4q/m हो जाएगा। और आप देख रहे हो q/m r के बराबर है तो 4q/m 4r हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा बेटा 4r। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा पेयर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, ये है क्वेश्चन आपका। देखो कॉपर और एल्यूमिनियम को अगर आप चेक करते हो तो कॉपर डाया है, एल्यूमिनियम पैरा है। जबकि सोडियम और कैल्शियम को देखो तो ये दोनों ही आपके पैरा है। तो उसने पैरा ही पूछा तो यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल तो है ही नहीं कि भाई मल्टी ऑप्शन हो सकते हैं। तो बी विल बी द आंसर फॉर इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A galvanometer of resistance 50 ohm is converted into a voltmeter of range 0 to 2 volt using a resistance of 1 kilo ohm. If it is to be converted into a voltmeter of range 0 to 10 volt, the resistance required will be। आप समझिए गैल्वेनोमीटर दोनों केस में सेम है इसलिए आई जी दोनों केस में सेम होगा। और आप सबको पता है कि V का जो फॉर्मूला होता है वो आई जी इंटू आर प्लस जी होता है। तो दो कंडीशन है। जब V की रेंज 2 वोल्ट थी, अब देखो V की रेंज 2 वोल्ट थी तो मैं कैपिटल R यूज कर पा रहा था 1 किलो ओम। और जब V की रेंज 10 होगी तो कैपिटल R कितना होगा ये निकालना है। तो दो इक्वेशन बना लो। स्मॉल g आपको दे ही रखा है तो ये देखिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन पहले ही किया हुआ है। कैपिटल G 50 है, V=IG इंटू जी प्लस आर। पहले केस में V 2 था, 2 रेंज उसकी 2 वोल्ट तो IG विल रिमेन सेम। G 50 1000 ओम आपका कैपिटल R हो गया। दूसरे केस में 10 रेंज हो गई, IG इंटू 50 प्लस R हो गया। दो इक्वेशन होगी बेटा, दोनों को रेशियो ले दो। और रेशियो लेने के बाद जब आप इसे सॉल्व करते हो तो कैपिटल R की वैल्यू आती है 5200 ओम। ये सॉल्यूशन आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो 5200 ओम इसका आंसर आएगा, यानी कि 5.2 किलो ओम। तो इसका आंसर आएगा 5.2 किलो ओम। ये आपका आंसर है सी। सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 coils are placed near each other when a current in the one coil changes at the rate of 5 ampere per second। देखो जब 5 एम्पियर पर सेकेंड है तो di/dt का वैल्यू दे रखा है 5, di/dt का वैल्यू दे रखा है। और EMF की जो वैल्यू यहाँ बन रही है वो है 2 मिली वोल्ट, यानी कि 2/1000 वोल्ट। तो हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है E=m × di/dt। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए E=m × di/dt।
ई की वैल्यू दे रखी है, एम का आपको निकालना है, di/dt की वैल्यू दे रखी है। आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट m इक्वल टू 0.4 मिली हेनरी। तो 0.4 मिली हेनरी ए इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज टू प्योरीफाई द वाटर्स आर अल्ट्रावायलेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाटर के प्योरीफिकेशन में अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था पेपर में। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और ये आई पीस की फोकल लेंथ है। इफ ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द ट्यूब 10 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है L/F0 इंटू D/Fe। D 25 सेंटीमीटर होता है, L, F0 और Fe सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अगर हम इन सबको पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन आता है वो 125 आता है। ध्यान रखना इसमें 1 प्लस भी होता था, लेकिन 1 प्लस नहीं लेना है क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात आपसे, रिलैक्स डाई के बारे में बात आपसे कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा 125, क्योंकि L आपको दे रखा है इसमें देखो 10 सेंटीमीटर, F0 1 सेंटीमीटर, D 25 और Fe 2 सेंटीमीटर। इन सब का सब्सटीट्यूशन करने के बाद 10 125 टू वी गॉट 125। तो इसका आंसर रहेगा D। 7th क्वेश्चन का आंसर D। 8th क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट विद फ्रीक्वेंसी फॉर 4 मेटल्स। 4 अलग अलग मेटल्स के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपसे पूछा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। किस केस में आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? आपको आइंस्टीन इक्वेशन पता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है E माइनस वर्क फंक्शन। जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इन चारों मेटल्स में देखो तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। इसका मतलब ए वाले का वर्क फंक्शन सबसे कम है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए वाले की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2 वाला लेवल जो होगा। तो आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n²। तो सेकंड एनर्जी स्टेट की जो टोटल एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और रिलेशन में हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन प्लस साइन के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी +3.4 और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी -6.8। पहले काइनेटिक फिर पोटेंशियल पूछा है, तो 3.4 और 6.8 विद नेगेटिव साइन। तो 9th आंसर इज देयर। ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। which maximum in this case will coincide with the 6th maximum obtained in the medium is replaced by air। ये कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एयर के साथ तो वहां 6ठा मैक्सिमा मिलता है। अब उसी ऑपरेटर्स को हमने मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो हमें बताइए वहां पर कौन सा मैक्सिमा मिलेगा। अब सोचो कि मैक्सिमा की पोजीशन दोनों केस में सेम है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला xn इक्वल टू xn डैश विद एयर n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, और विद मीडियम नीचे म्यू आ जाता है। आपको पता है कि xn बाई म्यू होता है, ठीक है। तो इसमें n डैश वाला मैक्सिमा आएगा। और कोई आप कंस्ट्रक्शन में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो, यानी कि स्क्रीन दूर नहीं ले जा रहे, लाइट को जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए लैम्डा D और स्मॉल d में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कट गए। तो n इक्वल टू n डैश इंटू म्यू, n दे रखा है 6, छठा मैक्सिमल आई कर रहा था एयर में, n डैश और म्यू का वैल्यू 4/3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेशन को चेक करता हूं तो n डैश कम्स आउट टू बी 8th, यानी कि मीडियम में जाने के बाद 8वां मैक्सिमा उसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 न्यूक्लियन इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है? एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट। बेटा इसका आंसर है 1.6 फर्मी। आपको ये ग्राफ हम लोग पढ़ाते हैं, जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो ये यहाँ पर
मिनिमम होता है लगभग 1.5 1.6 के आसपास। तो ये आपका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी कर्व के हिसाब से 1.6 फर्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग 5 × 10⁻28 एटम्स per meter cube is doped with 1 ppm part per million concentration of antimony. If the concentration of holes in the doped crystal is 4.5 × 10⁻9 per meter cube, then concentration of the intrinsic charge carrier. देखो जब आप एंटीमनी को डालते हो तो एंटीमनी पेंटावेलेंट होने के हिसाब से ये आपको इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देगा। 5 × 10⁻28 प्योर एटम में अगर आप एक पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶ आप सोचिए, 10⁶ के हिसाब से आप इसको देखोगे तो आपको पता लगा कि मुझे 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी का वैल्यू पता चल गया कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की टर्म में होंगे। ये होल हो गए, इतने होल हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल हो गए अब हमारे पास। तो हमें एक फॉर्मूला पता है Ni² = Ne × NH। तो आपसे Ni पूछा है क्योंकि NH भी आपको गिवन है। जब आप ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट करते हो तो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन किया हुआ है। NH आपको गिवन है, Ni आपको निकालना है, आपने Ne का वैल्यू कैलकुलेशन से निकाल लिया है। ये सब पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 15 × 10⁻15। आप जब इसको सोल्व करते हो तो 15 × 10⁻15 यानी कि 1.5 × 10⁻16। तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अब आपके पास एजर्सन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हैं। पहला एजर्सन, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द 2 halves ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग इज अलोंग OC। आप ये सोचो बेटा, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड OC की तरफ होगी। चेक कर लेते हैं। अगर ऊपर पॉजिटिव हिस्सा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके बाहर की तरफ जाएगा और नीचे नेगेटिव है तो उसकी तरफ, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। आपको बेटा सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका OC की तरफ ही जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज सो बिकॉज नेट पोटेंशियल एट O इज नॉट जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे जीरो नहीं है बेटा, बिल्कुल जीरो है। जितना पॉजिटिव ऊपर है उतना ही नेगेटिव नीचे है, इसलिए नेट पोटेंशियल जीरो है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट A ट्रू, R फॉल्स। तो C इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने पढ़ा होगा कि वहां पे जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो स्पीड में कोई फर्क नहीं डालता नॉर्मल फोर्स होने की वजह से। ये ट्रू है। इट इज बिकॉज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बेटा ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां वर्क डन नहीं होता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल फोर्स लगती है, इसी वजह से ऐसा होता है। और ये इसका ट्रू स्टेटमेंट भी है, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा है इसलिए वो एनर्जी जो है वो जीरो होगी। तो A इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। In a Young's double slit experiment, interference pattern is not observed when two coherent sources are infinitely close to each other. जब दो सोर्सेज एक दूसरे के क्लोज हो तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। यस बिल्कुल, बीटा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है। जब ये बहुत क्लोज हो जाता है तो बीटा ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो वहाँ पे YDA सेटअप में जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो दिखाई नहीं देता। फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्स। ये गलत है। फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्मॉल d के, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये ठीक है। तो C इज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ गोल्ड न्यूक्लियस, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम फोर्स स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर ये जैसे आपको पता होगा बेटा कि ये गोल्ड न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, दूसरे अल्फा पार्टिकल भी होते हैं, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और आपका स्कैटरिंग एंगल यहाँ पे 180 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम होगा तब स्कैटरिंग 180 होती है, लेकिन ये कह रहा है इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम है तब 180 होता है, तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। द इम्पैक्ट पैरामीटर इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ये भी गलत है। इम्पैक्ट पैरामीटर का अगर आप फॉर्मूला देखो तो उसमें आता है KZE स्क्वायर, यानी कि एटॉमिक नंबर।
मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूले को चेक करोगे तो उसमें जेड आता है एटॉमिक नंबर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, जबकि ये कहता है डिपेंड नहीं करता। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो द क्वेश्चन, द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। 4 point charges of 1 microcoulomb, -2 microcoulomb, 1 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at the corner A, B, C, D respectively of a square of side 30 cm. Find the net force acting on a charge of 4 microcoulomb placed at the center of the square. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये कहा गया है कि ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं 1, -2, 1 एंड -2, और यहाँ 4 माइक्रोकुलम्ब का चार्ज रखा हुआ है जिस पे नेट फोर्स देखना है। अगर आप ध्यान से सोचो, इस वाली फोर्स और इस वाली फोर्स की वैल्यू बराबर होगी इस पर, लेकिन इसकी फोर्स की डायरेक्शन और इसकी फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट आएंगी। ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर खींचेगा, ये नेगेटिव है इसको अट्रैक्ट करेगा इधर खींचेगा। ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो दोनों की डायरेक्शन वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल आउट। सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल आउट कर जाएंगे और नेट फोर्स इस पॉइंट पर 0 आ जाएगा। नेट फोर्स इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर है बेटा 0। इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 आएगा सेंटर पर, ठीक है। सिमिलरली 3 पॉइंट चार्ज, इसका और वाला क्वेश्चन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रॉइड पर निकालनी है। ऐसा ही इस केस में भी होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर सिमेट्री के हिसाब से चाहो सिमेट्री के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से चाहो रिजल्ट के हिसाब से, और कैलकुलेशन के हिसाब से चाहो तो कैलकुलेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इसकी वजह से ये होगा और इसकी वजह से ये होगा। हम लोग 11th क्लास में एक रिजल्ट भी पढ़ते हैं कि अगर ऐसा होता है कभी सिमेट्री होती है तो वहाँ पर नेट फील्ड 0 आ जाता है, तो यहाँ भी 0 आएगा। और दूसरा तरीका ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे, मान लो ये बेटा ई वैल्यू आ गई, ये भी ई आ गई, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो हम एक रिजल्ट जानते हैं कि जब दो इक्वल फोर्सेज होती हैं तो उन इक्वल फोर्सेज का रिजल्टेंट उन्हीं में से किसी एक के बराबर आ जाएगा अगर ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो जब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ 120 डिग्री के हिसाब से, ये E1 कह लेता हूँ मैं उसको, तो √of E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2AB 2EE cos 120, और जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना बेटा तो ये आंसर E के बराबर ही आएगा, और ये इसको बाइसेक्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि cos 120 -1/2 होता है। 2 से 2 कटा, -E स्क्वायर से -E स्क्वायर, तो E1 का वैल्यू E आ गया, और ये बाइसेक्ट करेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीच में आएगा, यानी कि इसके साथ 60 डिग्री पर। अब ये 60 और ये 120 तो टोटल 180 हो गया। तो अब ये दो वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और नेट वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी 0 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स F एक्टिंग ऑन स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, इज इट वैलिड व्हेन द कंडक्टर इज इन जिगजैग फॉर्म, जस्टिफाई। तो बेटा आंसर है यस। एक तो आपको ये F = BIL sin थीटा का फॉर्मूला डिराइव करना है, और शेप कोई भी हो उस पर ये एप्लीकेबल होता है, हमें शॉर्टेस्ट लेंथ लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a telescope has an objective length of focal length 150 cm and eyepiece of focal length। एक टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है बेटा 150 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है F0/-FV, तो 150/-6, तो इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी -25। एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, तो अब ऑब्जेक्टिव इसकी इमेज कहाँ बनाएगा? अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में है तो ऑब्जेक्ट तो आपका इनफाइनाइट पर होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी वो उसके फोकस पे बनेगी, इस लेंस के फोकस पे बनेगी। इसका फोकस 150 सेंटीमीटर, तो ये जो इमेज बनाएगा वो यहाँ से इस लेंस से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा। इज इट ओके? तो ये इसका आंसर रहने वाला है। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Two energy level of an electron in hydrogen atom are separated by 2.55 electron volt. Find the wavelength of the radiation emitted
व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। दो एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे आएगा तो इतनी एनर्जी निकालेगा, तो E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। तो आप वैल्यू पुट करोगे E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा करके, और ध्यान रखना यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, यानी कि 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा। और यहाँ से कैलकुलेट करके बेटा लेमडा का जो वैल्यू आए आप चेक कर लीजिएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिस लाइन फॉल्स टू। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी सीरीज मिलने वाली है बेटा? अगर आप ध्यान दो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एनर्जी का डिफरेंस, पहले लेवल की एनर्जी होती है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे लेवल की होती है -3.4, तीसरे लेवल की होती है -1.51, नेक्स्ट की होती है -0.85। तो कौन से दो इन लेवल का एनर्जी डिफरेंस लगभग 2.55 होगा? तो आप इसको चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस 2.55 बनता है। इन दोनों का डिफरेंस लगभग 2.55 बनता है। तो इसका मतलब ट्रांजिशन चौथे लेवल से दूसरे लेवल पर आ रहा है, और जब ट्रांजिशन चौथे लेवल से दूसरे लेवल पर होता है यानी कि दूसरे लेवल पे है, तो मुझे बाल्मर सीरीज मिलने वाली है, बाल्मर सीरीज मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको बाल्मर सीरीज मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस 1.5 इंटू 10 पावर 11 विद orbital speed of this 30 km per second. Find the quantum number that characterize the revolution using Bohr's model in the case of Earth. Mass of the Earth is given. तो बेटा आपको बोहर्स मॉडल में पता है कि कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन होता है mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। आपको यहाँ से n निकालना है। मास ऑफ अर्थ दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है, उसका रेडियस दे रखा है, h और 2 पाई आपको पता है। जब आपको ये सारी वैल्यूज पता हैं तो आप यहाँ से n निकाल लोगे, और n कैलकुलेट करने के बाद ऐसा कुछ आंसर आता है। कैलकुलेशन आप अपने लेवल पे चेक कर लेना, मैंने आपके लिए एक हिंट एक सॉल्यूशन की फॉर्म में दिया है, आप इसको ध्यान से देखना बेटा। एक ये 30 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ से कैलकुलेशन करके आप n निकाल लेना। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो अपने लेवल पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था सेक्शन बी आपका पेपर का। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी, राइट आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाउ डिड मिलिकन प्रूव दैट वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इसमें आपको आइंस्टीन इक्वेशन, आप सभी को पता आइंस्टीन इक्वेशन क्या था, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू ई वी नोट इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। अब इसमें सेकंड पार्ट आपसे पूछा है कि हाउ डिड मिलिकन प्रूव द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। मिलिकन ने इस इक्वेशन की वैलिडिटी को कैसे प्रूव किया। बेसिकली क्या था, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अलग अलग मेटल्स के साथ, या फिर एक मेटल के साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यूज करके, और उन्होंने वो जो कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो जनरेट किया। तो आइंस्टीन ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग मेटल एंड रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और ड्रॉ ए ग्राफ ऐसे होने। और ये ग्राफ आप सभी जानते हो। इस ग्राफ को देखकर उन्होंने ये बताया कि भाई किसी भी मेटल के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और साथ ही साथ इस ग्राफ में उन्होंने इसकी स्लोप कैलकुलेट की, और स्लोप कैलकुलेट करके उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड की। तो यही कुछ वो आपसे पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाउ डिड मिलिकन प्रूव द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन की वैलिडिटी कैसे प्रूव हुई। उन्होंने कहा कि ग्राफ से उन्होंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की, और उसके साथ साथ उन्होंने इसकी स्लोप निकाल के प्लैंक्स कांस्टेंट की कैलकुलेशन की बात भी की। इसके बाद सेकंड पार्ट है कि एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर ए गिवन मेटल सरफेस। तो बेटा इसी मेटल सरफेस से उन्होंने क्या बताया कि अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे नीचे अगर आप फ्रीक्वेंसी यूज करते हो तो कोई थ्रेशोल्ड कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब किसी भी मेटल से
के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, और उन्होंने उसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया और उसके साथ उसको उन्होंने रिलेट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी पूछी गई है। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप सभी को पता है कि कॉमन क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद ए गिवन सरफेस, राइट इट्स डायमेंशंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सभी जानते हो E इंटू डी एस होता है, E इंटू डी एस, E इंटू डी एस, E मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज अपॉन डी एस, फोर्स पर यूनिट चार्ज अपॉन डी एस। फोर्स का होता है डायमेंशन M1 L1 T-2, चार्ज का डायमेंशन A इंटू टी और डी एस का डायमेंशन L स्केयर। अगर यहाँ से आप डायमेंशन इकट्ठी करते हो तो M1 L3 T-3 A-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनने वाला है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन सरफेस इन शेप ऑफ स्क्वायर साइड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाय दिस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है भैया। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है E डॉट डी एस, E डॉट डी एस। तो इस क्वेश्चन में E की वैल्यू दे रखी है 100 आई कैप, E की वैल्यू दे रखी है 100 आई कैप डॉट एरिया। अगर आप ध्यान से देखो साइड है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर ये दे रखा है, तो इसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू यूनिट वेक्टर हो गया आपका 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप, 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में आई की आई से मल्टीप्लीकेशन होती है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, तो आंसर आएगा 100 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो योर आंसर विल बी 0.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट लेंजिज लॉ। लेंजिज लॉ आप सभी जानते हो। अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच इंड्यूसेज इट। इन ए क्लोज सर्किट द इंड्यूस्ड करंट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्टिफाई। तो बेटा आपने ये कहना है कि लेंजिज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है। तो आपने ये कहना है कि जैसे ये कॉइल है, कॉइल की तरफ जब आप एक मैग्नेट को लेकर आते हो तो यहाँ एक अपोजिट पोल तो डेवलप हो जाता है, जो इसको अपोज करने वाला होता है, एक पोल डेवलप हो जाता है जैसे नॉर्थ पोल, ये इसको रिपेल करेगा। तो व्हेन वी आर मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। In a similar way, when this magnet is moving away, we have to do the work against the force of attraction. It means in both the cases, we have to do the work. And this mechanical work converts into voltage. Means कि लेंजिज लॉ के दौरान केवल हमारा मैकेनिकल वर्क ही उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। सो यहाँ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कहीं से प्रोडक्शन या लॉस नहीं हो रहा है। इसीलिए लेंजिज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। सेकंड पार्ट, ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज रोटेटिव विद फ्रीक्वेंसी 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड एंड ऑफ द रिंग। तो बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी कोई कॉइल रोटेट कर रही होती है तो उस वक्त आप इस फॉर्मूले को ओबे कर सकते हो। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू होता है ओमेगा, तो 2 पाई न्यू यहाँ से कैलकुलेशन कर लोगे। हाफ बी का वैल्यू 2 टेस्ला दे रखा आपको ये रहा, और लेंथ भी 2 मीटर है, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना और इसको सॉल्व कर देना बेटा, इतने वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन 24 के पार्ट बी का। इज इट ओके? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्क्यूचुअल लॉ। आई थिंक आप सबको पता है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एम्पियर सर्क्यूचुअल लॉ के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
2 long straight parallel wires separated by 20 centimeter carry 5 ampere and 10 ampere current respectively in the same direction. Find the magnitude and direction of net magnetic field at a point midway between them. Midway between them. चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो स्ट्रेट पैरेलल वायर हैं, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दे आर प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे। एक ही डायरेक्शन में करंट हो रहा है, एक में 5 एम्पियर, दूसरे में 10 एम्पियर। तो आपको मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। अगर हम पहले कंडक्टर को देखें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, आई तो ले लोगे आप 5 एम्पियर, आर हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो करंट ऊपर जा रहा है, आर इधर क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड आएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज होने से यहाँ पर आउटवर्ड आएगा। इसका मतलब यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डिफरेंस आएगा। तो म्यू नॉट आई 1 अपॉन 2 पाई है इनवर्ड, म्यू नॉट आई 2 अपॉन 2 पाई है आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डिफरेंस हो गया। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, दोनों में कॉमन है, बड़े में से छोटा करंट आप घटा दो। तो इसकी कैलकुलेशन देखो, ये I2 10 है, ये 5 है, तो दोनों का डिफरेंस 5 आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ 2 पाई ए 10 सेंटीमीटर। इन सबको सोल्व करो, 10⁻⁵ टेस्ला आपका आंसर आएगा। और क्योंकि डायरेक्शन आउटवर्ड वाला ज़्यादा है इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड वाला काउंट होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा 10⁻⁵ टेस्ला आउटवर्ड। आप सभी इसे चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं नजर आए तो आप अपने लेवल पर उसे इंप्रूव कर लीजिएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत जल्दी भी हो सकता है और बहुत लेट भी हो जाता है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v 1 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 0.5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड जे कैप एंटर्स इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b 0.5 मिली टेस्ला जे कैप। Find the radius of the circular path described by it while rotating. Does the electron trace a linear path through? If so, calculate the linear distance covered by it during the period of one revolution. तो एक इलेक्ट्रॉन है वो इतनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर ये लगाया जा रहा है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें एक पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 0.5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है। आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, रेडियस और दूसरा लीनियर डिस्टेंस। तो ध्यान क्या रखना है, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो उसे सर्कल में घुमाने का काम करता है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो B है ना बेटा, वो जे कैप यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट आई एक्सिस वाला होगा। यानी कि इसमें जो आर वेलोसिटी लेनी है, जो आपने वेलोसिटी लेनी है आर की कैलकुलेशन में, वो 1 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड आई कैप वाली लेनी है। अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी देखिए 1 × 10⁷ आई कैप प्लस 0.57 जे कैप, B ये है। तो जो R का फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, mv sin थीटा अपॉन BQ, mv sin थीटा अपॉन BQ। तो इसमें v sin थीटा जो है आपका 1 × 10⁷ होगा। तो मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ये है, ये वेलोसिटी का वैल्यू ले लिया, B आपको गिवन है और Q की वैल्यू भी गिवन, ये सारी पुट वैल्यू कर दोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन अपनी चेक कर लीजिएगा, तो ये रेडियस आ जाएगा। इसके बाद उसने कहा है लीनियर डिस्टेंस बताओ। अब लीनियर डिस्टेंस जो होता है वो टाइम पीरियड 2πm अपॉन BQ इंटू लीनियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो लीनियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसमें वो होगी जो B मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी, यानी कि 0.5 × 10⁷। ये तो आपने इसकी कैलकुलेशन में v cos थीटा की जगह वैल्यू लेनी है। 2πm B और Q सारे पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं, तो इसमें पुट देखो ध्यान से सुन लो, v cos थीटा की वैल्यू है 0.5 × 10⁷ और v sin थीटा की वैल्यू है 1 × 10⁷। तो यहाँ इस पूरे की जगह 1 × 10⁷ रखना है। इज इट ओके? ये कुछ आपको ध्यान देने वाली चीज इस क्वेश्चन के अंदर रखनी है। बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर आल्सो नोन एज हीट वेव। हीट वेव जो है इंफ्रारेड रेज होती हैं बेटा, और जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो हॉट बॉडीज से जनरेट होती हैं। तो इसमें दूसरी चीज ये भी पूछी है कि हीट वेव एंड एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। राइट ब्रीफली वन मेथड ईच ऑफ प्रोडक्शन। दोनों का प्रोडक्शन का मेथड बताना है और डिटेक्शन का मेथड बताना है। देखो IR रेडिएशंस को हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं, इसलिए ये हॉट बॉडीज से जनरेट होती हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जनरेट करने के लिए एक्साइटेशन ऑफ एटम और स्पार्क दोनों से आप अल्ट्रावायलेट को पैदा कर सकते हो। डिटेक्शन, फोटोडायोड्स होते हैं हीट रेडिएशंस को डिटेक्ट करने वाले, और इनके भी फोटोडायोड ही होते हैं, UV फोटोडायोड्स होते हैं जिनसे आप इन्हें डिटेक्ट कर सकते हो। और भी कई तरीके हो सकते हैं, बाकी और बुक में अगर आपको कुछ मिलता है तो आप वहां से लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर इट्स यूज एज ए रेक्टिफायर। आपको यह बताना है कि रेक्टिफायर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उसमें PN जंक्शन डायोड की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स काम कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस होता है तो वो कंडक्ट नहीं करता। मीन डायोड हैज ए यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, so that is what the characteristics of the diode used in rectifier. With the help of a circuit diagram explain the working of a full wave rectifier। तो यहां पे full wave rectifier की वर्किंग देनी है बेटा आपको। चलिए ये आप कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ए डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपको इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहना है कि जब हम डॉपिंग यूज करते हैं तो जो भी मटेरियल, जो भी एटम है, जब डॉप्ड हम यूज करते हैं, डोपेंट यूज करते हैं, वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दे कैरी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ड्यूरिंग डोपिंग देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स एडिशन ऑफ डोपेंट विच इज इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल एटम। तो वो आपके प्योर सेमीकंडक्टर में किसी तरह का कोई चार्ज ना तो क्रिएट करता है, यानी कि वहां ना लॉस और ना गेन, कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप ये कहोगे कि जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही इक्वल होते हैं जैसे अनडॉप्ड में होते हैं। तो इसी वजह से आप कह सकते हो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकेंड, इन ए PN जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट। आपने कहना है कि अंडर इक्विलिब्रियम कोई करंट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आती है तो उस स्टेज पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इक्वल हो जाते हैं। तो इस स्टेज पर वहां कोई करंट नहीं होता, दोनों की वजह से बनने वाला करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और जीरो हो जाता है। इन ए डायोड द रिवर्स करंट इज प्रैक्टिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। रिवर्स बायसिंग के दौरान डायोड में जो करंट बनता है वो अप्लाइड वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होता है ऑलमोस्ट। तो आपने ये कहना है कि रिवर्स बायसिंग के दौरान जो करंट बनता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बनता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर वोल्टेज के बढ़ने से बहुत आसानी से इंक्रीज नहीं होता। हालांकि हाँ, जब हम ब्रेकडाउन स्टेज पर पहुंचते हैं तो उसके बाद ऐसा होता है। तो आपने यही कहना है कि बिफोर ब्रेकडाउन हमारे पास इतना एनर्जी नहीं होता कि हम नए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट कर पाए, इसलिए वहां कोई करंट जनरेट नहीं होता। लेट्स मूव टू द सेक्शन डी नाउ। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें डायलैक्ट्रिक से रिलेटेड बात है। ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ ले। मैंने आपको स्क्रीन पर इसे प्ले किया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से अलग होता है। तो HCl is the polar molecule. Let's move to the next question now. ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायलैक्ट्रिक इज करेक्ट। या चार स्टेटमेंट है, इनमें से डायलैक्ट्रिक से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिएगा। मैं आपका करेक्ट आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जब आप डाइपोल की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और यहाँ जो डाइपोल रीअरेंज करते हैं
तो इसमें इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव होता है। और आपको पता है कि इस एंड पे इंड्यूस्ड नेगेटिव और इस एंड पे इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही होती है। इसका मतलब एक डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ये इसका आंसर है बी। बाकी एक्सप्लेनेशन आप चेक कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंजर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन। चार्ज्ड कैपेसिटर, ये कहता है कि एक चार्ज कैपेसिटर है तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला तो एनर्जी स्टोर क्या होगा। देखो एनर्जी स्टोर के कई फॉर्मूले आपके पास, हाफ सी वी स्क्र, हाफ क्यू स्क्र बाई सी, हाफ सी वी स्क्र हो गया, हाफ क्यू वी हो गया। जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो और चार्ज है तो इसका मतलब क्यू सेम है। अब आपने जैसे ही कैपेसिटर डाला और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो डिक्रीज एंड ये ऊपर क्या लिखा है, एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीज, एनर्जी स्टोर तो घटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा, सी इज द आंसर फॉर दिस वन। An air-filled capacitor with plate area A and plate separation D has capacitance CO. A slab of dielectric constant K, area A and thickness D by 5 is injected between the plates. The capacitance of the capacitors. देखो आप सभी ये जानते हो कि कैपेसिटी जो है C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A by D, और विद मीडियम C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A by D माइनस T प्लस T by K। T का वैल्यू D by 5 दे रखा है, तो T का वैल्यू D by 5 पुट कर दीजिएगा। और इस कैलकुलेशन को पुट करने के बाद, इसमें पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन प्रोसीड करोगे आप, तो आपका ये आंसर आता है, आपका ये आंसर आता है 5K C नॉट अपॉन 4 इंटू दिस वन। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट बनता है, सी ऑप्शन करेक्ट बनता है। इसके और का क्वेश्चन देख लीजिए, टू कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 2 C नॉट 6 C नॉट आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी। एक बार उन्हें सीरीज में जोड़ा, एक बार उन्हें पैरेलल में जोड़ा। द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट टू दैट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। जब आपने दोनों को सीरीज में जोड़ा तो इफेक्टिव कैपेसिटी की वैल्यू निकाल दो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 करके। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो इफेक्टिव कैपेसिटी की वैल्यू है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप। तो एक फॉर्मूला होता है C1C2 अपन C1 प्लस C2, उससे भी हमने कैलकुलेट किया। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ये आंसर है वो 3/2 C नोट आ गया, 3/2 C नोट बनता है बेटा। और पैरेलल में तो दोनों ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं तो टोटल कैपेसिटी हो गई 8 C नोट। तो एनर्जी का स्टोर का फॉर्मूला लगा है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू 3/2 C नोट इंटू वी स्क्वायर, हाफ 8 C नोट इंटू वी स्क्वायर। ये पैरेलल का, ये सीरीज का, दोनों की रेशियो लोगे तो आंसर आता है 3:16। तो डी पार्ट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 आ गया है। ये पूरा एक पैराग्राफ है, फिर से केस स्टडी है, प्रिज्म का पैराग्राफ है बेटा, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के बारे में दे रखा है। आप पूरे पैराग्राफ को रीड कर सकते हो। इसमें आपको क्रिटिकल एंगल का भी जिक्र किया गया है, इसमें आपको रेयर डेंसर मीडियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज θ1 एंड फॉर वाटर इज θ2। द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर वुड बी। तो देखो आपको ना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, 1.33, तो 4/3। अब जब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है बेटा म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर के हिसाब से, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर के हिसाब से। आपको ये डेफिनेशन पता है, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। और म्यू ग्लास हो गया 1.5 और म्यू वाटर हो गया 4/3, तो इसको कैलकुलेट करने पर 1.12 आया। तो इसका मतलब आप ये देखो, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था तो एंगल था θ1, फिर और हुआ तो एंगल θ2, तो अब जो एंगल आया वो θ3 आया।
तो आप समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना छोटा आता जाएगा क्रिटिकल एंगल उतना बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थीटा 2 इन सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब थीटा 2 जो थीटा 3 आएगा वो थीटा 2 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन थीटा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम। आप सबको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, केवल उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो वेवलेंथ बदल के लैम्डा बाई म्यू हो जाती है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम कम हो गई, तो वेवलेंथ रिड्यूस होगा और फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहेगा। तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर इज मिनिमम। क्रिटिकल एंगल किसके लिए कम होगा, कौन से कलर के लिए कम होगा? तो आप सब जानते हो म्यू इक्वल टू 1/sin c होता है, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी होता है। तो इसका मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसका क्रिटिकल एंगल कम। तो अगर हम सभी कलर में देखें तो वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए क्रिटिकल एंगल इसके लिए सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 3 beams of red, yellow and violet colors are passed through a prism one by one under the same condition. When the prism is in the position of minimum deviation, the angle of refraction for the second surface are तीनों कलर के लिए दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। देखो इसमें ध्यान से देखो वर्ड मिनिमम डेविएशन। आप जानते हो जब मिनिमम डेविएशन होता है तो उस केस में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। मान लो ये आर है, ये आर है, R1 और R2 बराबर हो गए R। और हम प्रिज्म के केस में ये रिजल्ट जानते हैं कि R1 प्लस R2 A होता है। तो आप देख पाओगे कि R की वैल्यू A/2 है, R की वैल्यू A/2 है। इसका मतलब R किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म पे। और प्रिज्म तीनों कलर के लिए सेम है, तो इसका मतलब तीनों का R सेम आएगा। R सेम आएगा तो R1 और R2 भी सेम आएगा। तो इसका मतलब तीनों के लिए R2 जो सेकेंड सरफेस पर आपका रिफ्रैक्शन होता है, ये वाला एंगल जो यहाँ मिलता है वो तीनों के लिए सेम होगा। तो ये इसका आंसर रहेगा डी। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए रे ऑफ लाइट इज अंडरगो normally on a prism ABC of refractive index √2 as shown in figure. After refraction, after strikes face AC it will. ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, जब ये AC सरफेस पर जाएगी तो क्या होगा। अब ध्यान से सोचो, जब ये रे यहाँ पर आएगी, म्यू इसका दे रखा है √2, तो क्रिटिकल एंगल हो गया 45 डिग्री। म्यू इक्वल टू 1/sin c, तो sin c इक्वल टू 1/√2, तो c 45 आ गया, 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल 45 है। जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी तो आप देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो रे TIR शो करती है। तो इसका मतलब ये रे आगे ना जाके ऐसे जाएगी, TIR शो करेगी। तो अगर मैं इन सभी ऑप्शंस को चेक करूँ तो D इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, so let's move to the section E now. Draw equipotential surface for an electric dipole. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो एक इक्विटोरियल प्लेन, ये -q और ये +q, तो बेटा एक इक्विटोरियल प्लेन जो होता है वही इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, या एक NCERT में डायग्राम है, आप वो भी बना सकते हो। सेकेंड पार्ट, 2 point charge Q1 and Q2 are located at R1 and R2 respectively in an external electric field E. Obtain an expression for potential energy of the system. तो ये potential energy of the two charge system का derivation है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये P का वैल्यू दे रखा है। इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ वोल्ट पर मीटर सच दैट इट्स एक्सिस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक्सिस इस तरीके से है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, यानी कि थीटा 0 है और E 0 दे रखा है। डायरेक्शन ऑफ E इज सडनली चेंज बाय 60 डिग्री। अब E की डायरेक्शन को बदल दिया, 60 डिग्री कर दिया, पहले 0 डिग्री था अब 60 डिग्री कर दिया एट एन इंस्टेंट।
फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट दैट इंस्टेंट। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सीधा फॉर्मूला है U इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। P दे रखा है, E दे रखा है, थीटा 2 60 और थीटा 1 0 डिग्री। आप ये फॉर्मूला लगा दो, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। या आप पहली और बाद वाली एनर्जी निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और वाला जो पार्ट है, ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हैज ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूजिंग गॉस थ्योरम डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इन डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, यू कैन डू इट। यस, स्फेरिकल सेल गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो आप इसे अपने आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी एंड सी डी हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb respectively. They are kept parallel to each other at a distance 1 meter. Find the magnitude and direction of net electric field at a point midway between them. देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लाइन जो होती है, बहुत बड़ी जो वायर होती है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। अब उसने दो स्ट्रेट कंडक्टर दे रखे हैं, 1 और 2, ये पॉजिटिवली ये नेगेटिव के साथ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखोगे तो बाहर की तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे जो एक ही डायरेक्शन में होंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब ये चार्ज नेगेटिव है, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए अब इसमें आपको नेगेटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन हो गया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, आर होगा मिडवे है तो 0.5, और देखो मीटर में है तो ये मीटर में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और इन दोनों को ऐड करना है, ध्यान रखना इन दोनों को ऐड करना है। कभी आप सोचो कि 10 प्लस का है और -20 घटा दे, नहीं, क्योंकि माइनस चार्ज होने की वजह से डायरेक्शन ऑलरेडी इसकी तरफ ले लिया था आपने। इज इट राइट? तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर यहां पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यू आर गिवन 3, आपका एसी सर्किट से यू आर गिविंग 3 सर्किट एलिमेंट एक्स वाई जेड, they are connected one by one across a given AC source. It is found that V and I are in phase for element X. X एलिमेंट के लिए वो सेम फेज में है। जब V और I सेम फेज में होते हैं तो कंपोनेंट होता है R। V लीड्स I by π/4। जब वोल्टेज लीड करता है तो वो इंडक्टर होता है L। while I लीड्स V by π/4 फॉर एलिमेंट Z। जब करंट लीड करता है तो कैपेसिटर होता है। तो R X हो गया R, Y हो गया L और Z हो गया C। Establish the expression for impedance of the circuit when elements are connected in series to an AC source and variation of the current with frequency of the applied AC source। देखो ये तो सीरीज LCR सर्किट का क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। और फिर ये ग्राफ पूछा है आपसे, ये वाला ग्राफ आप लोगों को देना है, करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का। ये जो आप रेजोनेंस के केस में आप ग्राफ बनाते हो, I और न्यू का ग्राफ, और जब आप न्यू के बराबर हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाता है। ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट इसका है, इन ए सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड वाटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट। इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है? जब XL XC के बराबर होता है, और वाटलेस करंट होता है L एंड C के केस में, जिस करंट के फ्लो में आपको कोई पावर लॉस नहीं होता। तो L और C के केस में आपको कोई पावर लॉस नहीं होता, ये बताना है आपने। तो वो कंडीशन क्या होगी? XL = XC, और इसी केस में आपका वाटलेस करंट, इस केस में वाटलेस करंट नहीं होगा, वाटलेस करंट होगा जब R 0 होगा। वाटलेस करंट कब होगा? जब R 0 होगा। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके और में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड ऑब्टेन द रिलेशन फॉर VS बाय VP इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स फॉर प्राइमरी। ये सिंपल ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है बेटा, आपको इसमें प्रूव करके देना है कि ES/EP = NS/NP होता है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, इट्स डायरेक्ट ट्रांसफार्मर क्वेश्चन।
डिस्कस 4 मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉस इन द ट्रांसमिशन। ट्रांसफार्मर में 5 तरह के एनर्जी लॉस पढ़ते हो आप। एडी लॉस, कॉपर लॉस, लीकेज ऑफ फ्लक्स, नॉइज और हिस्टेरेसिस लॉस। अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो हिस्टेरेसिस लॉस भी हो सकता है। आपने इन चारों लॉस के बारे में बताना है। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन लाइट wave propagating from a rarer into denser medium is incident at an angle I on a surface separating two media. Using Huygens principle, draw the refracted wavefront and hence verify Snell law. ये आपको करना है बेटा, Snell law using Huygens principle. Again direct question, you can attempt it by yourself. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.30 mm. Slits के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि स्मॉल d दे रखा है. And the screen is kept 1.5 मीटर अवे, कैपिटल डी दे रखा है. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज दिस, तो लैम्डा गिवन है. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, यानी कि चौथे डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है. तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्स एन डैश इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d. सारे पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं, आप पुट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा. n4 लेना है, n4 लेना है, रिमेंबर इट, क्योंकि चौथा डायमंड आपको चाहिए. तो n4 लेना है, तो यू विल गेट योर आंसर. इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ द शेप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. बेटा डिफ्रैक्शन आपको करना है यहाँ पर, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और सारी चीज वो बतानी है. इसका सेकंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर यूजिंग मिरर फॉर्मूला, प्रूव मैथमेटिकली दैट इट प्रोड्यूसेज ए वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज. अब ध्यान से देखो, पहले मिरर फॉर्मूले को सोल्व करो और v की वैल्यू निकालो. 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. यहां से एलसीएम लो, uf एलसीएम आ जाएगा तो u माइनस एफ, तो v की वैल्यू आ गई u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ. अब आप कॉनकेव मिरर के लिए सोचो, ये कॉनकेव मिरर है. अब कॉनकेव मिरर के लिए u नेगेटिव होता है, u नेगेटिव और f भी नेगेटिव. अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दूं, u को भी नेगेटिव ले लूं, f को भी नेगेटिव ले लूं, तो ऊपर ही प्लस, ऊपर तो प्लस साइन रहेगा, लेकिन नीचे ये माइनस u और ये प्लस f हो जाएगा. अब सोचिए क्या हुआ. उसने कहा कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस, इसका मतलब u की वैल्यू f से कम है. अब सोचो, अगर u की वैल्यू f से कम है, इफ u इज स्मॉलर देन f, देन v कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला फैक्टर छोटा है और पॉजिटिव वाला फैक्टर बड़ा है. तो v पॉजिटिव आ गया. v पॉजिटिव क्या शो करेगा? v पॉजिटिव क्या शो करेगा? v पॉजिटिव शो करेगा कि इमेज जो है वो वर्चुअल है. ऐसे ही आप m का फॉर्मूला लगाओ, तो आप जानते हो कि m इक्वल टू होता है h2/h1 इक्वल टू v बाई यू. अब v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, और इसमें माइनस साइन आता था, तो आप देखोगे कि m पॉजिटिव आ गया. और m पॉजिटिव जब होता है तो इसका मतलब हाइट सीधी बनेगी और एक से बड़ा ये वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब आपका इमेज एनलार्ज्ड होगा. राइट? तो ये था आपका पहला पेपर जो सीबीएसई में आया था, और बाकी दो सेट के जो आपके अलग अलग क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी इसमें वीडियो में आगे आपको प्ले करके दूंगा. ओके बेटा, चलिए कुछ अनकॉमन क्वेश्चन जो अलग अलग सेट में आए तो उनको सोल्व करने शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, हीटर कॉयल रेटेड PV इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. वन ऑफ द पार्ट इज देन कनेक्टेड टू ए बैटरी V वोल्ट. द पावर कंज्यूम्ड बाय इट विल बी. देखो एक वायर है भाई, उस वायर के दो हिस्से कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा. जब रेजिस्टेंस आर था तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला v²/r के हिसाब से पहली पावर थी v²/r. अब वोल्टेज वही है लेकिन रेजिस्टेंस आधा हो गया, तो नई पावर हो जाएगी v² डिवाइडेड बाय r/2, तो 2 इंटू v²/r. तो आप इसको देखो तो v²/r p है, तो p डैश की वैल्यू 2p हो जाएगी, तो इसका आंसर रहेगा D. सेकेंड पार्ट, 2 insulated concentric coil, each of radius r placed at right angles to each other, carrying current I and √3i. The magnitude of the magnetic field at their common center will be. सर्कल के केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है भाई μ0I/2r.
तो दो मैग्नेटिक फील्ड काम करेंगे, एक आई करंट की वजह से, एक √3i की वजह से। म्यू नोट आई अपॉन 2r, म्यू नोट इंटू √3i/2r। दोनों कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा √b1² प्लस b2²। आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और इसको सॉल्व करो, तो म्यू नोट इंटू 2i/2r, 2 से 2 कटेगा तो म्यू नोट i/r आ जाएगा। तो म्यू नोट i/r ये इसका आंसर रहेगा ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज इट्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी x इन द रेंज 0 लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इट पॉजिटिव एंड स्मॉल। ये कहता है, देखो ध्यान से स्टेटमेंट को सुनो, तो x परमियाबिलिटी वैल्यू, ससेप्टेबिलिटी वैल्यू है, x क्या है, ससेप्टेबिलिटी वैल्यू है, तो x ससेप्टेबिलिटी है। और अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, इसका मतलब स्लाइट पॉजिटिव। x यानी कि ससेप्टेबिलिटी अगर पॉजिटिव होती है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो एल्यूमिनियम इज द आंसर फॉर दिस। इन चारों ऑप्शन में एल्यूमिनियम इसके लिए आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट of 1 milliampere. It is converted into an ammeter of range this. The resistance of ammeter, बेटा आपको resistance of ammeter निकालना है, यानी कि ammeter का resistance का फॉर्मूला होता है S इंटू जी अपॉन एस प्लस जी। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो इसमें पहले S निकालो। S के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई उसने आई जी दे रखा 1 मिली एम्पियर और आई दे रखा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के 1000 मिली एम्पियर बना लिए। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। जब हमने सॉल्व किया तो एस की वैल्यू लगभग आप देखोगे ये 1/10 आ रही है, एस की वैल्यू आ रही है 1/10। और फिर मैंने ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में, दोनों वैल्यू कौन कौन सी भाई, एक एस की और एक जी की। एस की वैल्यू कितनी है 1/10 और जी की वैल्यू कितनी है 100। अगर मैं ये सारे वैल्यू यहाँ पुट करके दोबारा सोल्व करता हूँ तो आंसर 0.1 ओम आता है। आप इस मैथ को कर सकते हो, एस को 1/10 पुट कर दो, जी को 100 पुट कर दो और नीचे 1/10 प्लस 100 आप इसको सोल्व करके देखो तो लगभग 0.1 के आसपास आंसर आता है। तो ये आपका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इन ए गिवन ओरिएंटेशन इज गिवन बाय। म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा आपको 50 मिली हेनरी। कितना दे रखा है 50 मिली हेनरी। इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेज एज आई इक्वल टू दिस वन। ये एसी की इक्वेशन देखिए, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एम्पियर। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आप जानते हो वी इक्वल टू आई आर होता है भाई, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो ईएमएफ का पीक वैल्यू आ जाएगा आई नोट इंटू एल का केस है, इन कॉइल है तो एक्सएल, तो आई नोट इंटू ओमेगा इंटू एल। आई नोट तो इस करंट के हिसाब से देखो 1 आ गया, ओमेगा आप देखोगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से 100 पाई हो गया, और एल जो है वो हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी एल के बराबर ही होता है। तो 50 मिली एम्पियर, तो 50/1000 मिली एम्पियर के एम्पियर, 3 0 से 3 0 काट दिया। 5 पाई इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बी इज द आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पिछले पेपर में, इससे नेक्स्ट भी पिछले पेपर में, ये भी पिछले पेपर में था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज टू प्योरीफाई वाटर या अल्ट्रावायलेट रेज, ये आपका इस पेपर में नया क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन सारे वही कॉमन क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये आप ऑलरेडी पिछले पेपर में कर चुके थे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा आगे चलते हैं अब हम लोग। यस, देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। A beam, a thin converging lens of focal length 10 cm is placed coaxially in contact with a thin diverging lens of focal length 15 cm. How will the combination behave? Justify your answer. कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव मानते हैं। तो पहले वाले का फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर है, दूसरा डाइवर्जिंग है वो -15 है। हमें पता है कि जब ये कंबाइन करते हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। दोनों को सोल्व करो, 1/10 माइनस 1/15, 30 एलसीएम, 3 - 2 1/30। तो इसकी फोकल लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बिहेव्स लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस, दैट विल बिहेव्स लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अनदर क्वेश्चन, अनकॉमन क्वेश्चन ये था। ड्यूटेरियम अंडरगोज द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन
ये ड्यूटीरियम है। हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200 वाट विल ग्लो बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज इन 2 ग्राम ड्यूटीरियम। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। इसमें क्या कहा गया है कि 2 ड्यूटीरियम जो है वो कंबाइन करके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो 200 वाट का बल्ब कितनी देर तक ग्लो करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास विल ग्लो बाय यूजिंग द एनर्जी रिलीज इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम, 2 ग्राम ड्यूटीरियम। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि 2 ड्यूटीरियम मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो 2 ग्राम ड्यूटीरियम से क्या होगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आप ये पता लगाओ कि 2 ग्राम ड्यूटीरियम में टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी। आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, 2 ग्राम ड्यूटीरियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होंगे ड्यूटीरियम की, ये पता लगाइए। अब देखिए जब 2 ड्यूटीरियम कंबाइन करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है 3.27 MeV। तो अगर मेरे पास 2 ग्राम होते तो 2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ड्यूटीरियम एटम होंगे ये कैलकुलेट करो। आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन कर रखा है। अब देखो यहाँ ध्यान से, नंबर ऑफ ड्यूटीरियम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। आप लोग मोल कॉन्सेप्ट लगाते हो, अमाउंट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ड्यूटीरियम का जो मास नंबर है वो 2 है, मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास नंबर ऑफ ड्यूटीरियम एटम हो गए 6.023 इंटू 10^23। अब 2 मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। देखो इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया है, 3.27 MeV था तो इसके जूल बना लिए, 1 MeV की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 अगर इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो एक मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी 2 से डिवाइड कर दो। तो अब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर एक की एनर्जी पता लग गई हो तो इतने की एनर्जी निकालने के लिए ये जो नंबर आया है, ये देखो ये मैंने 2 से इसको डिवाइड कर रखा है, 0.8 हो गया। तो इस नंबर को मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल एनर्जी रिलीज आ गई, टोटल एनर्जी। अब पूछा 200 वाट का बल्ब कितनी देर तक काम करेगा, तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर। ये तो एनर्जी रिलीज है और पावर 200 वाट है, इसको सोल्व करो तो इतने सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो वो बल्ब इतनी देर तक ग्लो करेगा, ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है। ओके, एक और अनकॉमन क्वेश्चन इसके अंदर है, उसको और देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट अनकॉमन क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पेपर। ये क्वेश्चन आसान है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग विद स्पीड दिस। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है हाइड्रोजन एटम में v मीटर पर सेकेंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, इतने रेडियस में। कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स। तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 2πr अपॉन v। तो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा v अपॉन 2πr। आपको r भी दे रखा है और v भी दे रखा है, दोनों की वैल्यू पुट कर देना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन इस पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो पिछले क्वेश्चन से अलग था, तो आप बाकी क्वेश्चन अपने लेवल पर कर लीजिएगा।